हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, 2 दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सकी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट कंटिन्यू। हम लोग अब साथ बने रहेंगे। बहुत सारे वीडियोस मुझे अभी आपको लेकर आने हैं बायोलॉजी से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम क्लास 12th का टॉपिक है ये बायोलॉजी से। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ साइकिल्स देख लेते हैं, कौन कौन से साइकिल्स फॉलो होते हैं नॉन प्राइमेट्स फीमेल्स में और प्राइमेट्स फीमेल्स में। तो आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हमें पढ़ना ही है, उससे पहले हम ज़रा बेसिक पढ़ लें बच्चों। ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ईस्ट्रल साइकिल है बच्चों, ये फॉलो होता है मैमेलियन नॉन प्राइमेट्स में, लाइक काउ, डॉग, कैट, बफेलो, ईटीसी। इन सब में बच्चों ईस्ट्रस साइकिल फॉलो होता है। इसके फेजेस हैं प्री ईस्ट्रस फेज, ईस्ट्रस फेज, मैट-ईस्ट्रस फेज, एंड डाई-ईस्ट्रस फेज। जो प्री ईस्ट्रस फेज है बच्चों, ये प्रिपेयर करता है फॉर ईस्ट्रस फेज। ये खुद तो किस लिए फेज प्रिपेयर कर रहा है? प्रिपरेशन फॉर ईस्ट्रस फेज। ईस्ट्रस फेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, जिसका इसे अगर कहा जाता है तो पीरियड ऑफ हीट पीरियड भी बोला जाता है इसे। इस समय जो नॉन प्राइमेट्स फीमेल हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए एक्सेप्टेड होती है, यानी कि इस समय वो तैयार होती हैं फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। मैट-ईस्ट्रस फेज ये वो फेज है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। डाई-ईस्ट्रस फेज, इसके बाद जो फेजेज हैं बच्चों, इसमें क्या है, इस फेज में ये जो पूरा इसमें फॉलो होता है, इसमें लॉस ऑफ ब्लड बहुत कम होता है, लेस। सो साइकिल्स में हमें 2 साइकिल पढ़ने हैं, ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो ईस्ट्रस साइकिल जो है वो क्या होता है, मैमेलियन नॉन प्राइमेट्स में फॉलो होता है, काउ, डॉग, कैट, ईटीसी। और इसमें कौन कौन से फेज फॉलो हो रहे हैं बच्चों? प्रो ईस्ट्रस फेज, ईस्ट्रस फेज, मैट ईस्ट्रस फेज और डाई ईस्ट्रस फेज। जो प्रो ईस्ट्रस फेज है वो किस लिए फॉलो होता है? प्रो ईस्ट्रस फेज जो तैयार करता है ईस्ट्रस फेज के लिए। और आपका जो ईस्ट्रस फेज है वो हीट पीरियड है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए एक्सेप्टेड होती है। मैट ईस्ट्रस फेज जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा, और बाद में लास्ट एंड फाइनल इस वाली स्टेज में लॉस ऑफ ब्लड यहाँ पर सबसे कम होता है। अब हम आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल फॉलो होता है मैमेलियन प्राइमेट्स। इसमें कौन कौन सी फीमेल शामिल हैं? एप, मंकी एंड ह्यूमन। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है बच्चों। आई होप आप ईस्ट्रस साइकिल बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो मैं ईस्ट्रस साइकिल को यहाँ से रब कर रही हूँ बच्चों। अब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से समझाने के लिए उसको आपको बोर्ड पे मेंटेन कर रही हूँ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मैमेलियन प्राइमेट्स में फॉलो होगा, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है बच्चों। वो टर्मिनोलॉजी जैसे कि अगर आप कहें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट,
जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है 11 to 13 ईयर्स की एज से स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं मेनार्के। व्हाट इज द फेज इज दिस? यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। इलेवन टू 13 ईयर एज से स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीसेशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने लगेगी धीरे धीरे, वो होती है मेनोपॉज। सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके लिए फीमेल में कौन सी एज है? 45 to 50 ईयर्स। यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव टाइम है वो एंड होने लग जाता है। एक फिक्स टाइम है फीमेल में जो 45 to 50 ईयर्स तक होता है, मेल से बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि मेल्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव टाइम फिक्स नहीं है, बट फीमेल्स में फिक्स है। उसके बाद आपकी एक स्टेज आती है थैलार्क। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। ओके बच्चों, ये वो स्टेज हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलो होते हैं। मेनार्के यानी स्टार्ट होता है, मेनोपॉज सीसेशन स्टॉप होता है, थैलार्के डेवलपमेंट एंड मेमोरी ग्लैंड्स। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करने के लिए हार्मोन जो कंट्रोल होता है, हमें पहले उसको समझना होगा। कौन कौन से हार्मोनल कंट्रोल यहाँ फॉलो होते हैं जो जिसकी वजह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो हो रहा है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। आई होप इसको आप देख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हार्मोनल कंट्रोल। किसके लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। बच्चों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करेगी? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन किस पर काम करेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस। इसे आप एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। ये एडिनो हाइपोफाइसिस आपके दो हार्मोन रिलीज करेगी। कौन कौन से? गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करेगी, LH एंड FSH। LH इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। H stands for hormone, FSH follicle stimulating hormone। हाइपोथैलेमस GnRH पर काम करेगा। GnRH एडिनो हाइपोफाइसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। ये आपके दो तरह के गोनेडोट्रोपिन रिलीज कर रहे हैं, आपके LH एंड FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपकी कौन सी लेयर पे काम करते हैं? थीकल लेयर। थीकल लेयर आपकी थीका इंटरना। ये जो थीका इंटरना है ये कहाँ बनी है? आपके ग्राफियन फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल पर। तो ये थीका इंटरना पे काम करते हैं बच्चों, और थीका इंटरना पे काम करने के बाद ये क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजन्स। कौन से हार्मोन? एंड्रोजन।
ये एंड्रोजन और एफएसएच रिलीज करता है क्या? ग्रैन्युलोसा। ग्रैन्युलोसा सेल्स जो होते हैं बच्चों, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ये सबसे ज़्यादा होते हैं आपके ग्राफियन फॉलिकल्स में, और जहाँ पर इनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है वहीं पर ईस्ट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा रिलीज होगा। तो ग्रैन्युलोसा जहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर क्या होगा? ईस्ट्रोजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये एंड्रोजन कन्वर्ज हो जाते हैं किस में? ईस्ट्रोजन में। और ईस्ट्रोजन में कन्वर्ज करने के लिए ग्रैन्युलोसा क्या काम करते हैं? ग्रैन्युलोसा इसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। किस एंजाइम की वजह से? एरोमेटेज एंजाइम की हेल्प से। तो यानी कि ये जो एंड्रोजन हैं वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, द एंजाइम ऑफ एरोमेटेज। आई होप यू विल क्लियर इट। तो अब आप सब लोग इस चीज़ को बेटा देख लीजिए ध्यान से, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो बच्चों, हार्मोनल कंट्रोल आई होप आप समझ गए हैं। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जीएनआरएच रिलीज करते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, जो काम करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी भी आप इसे कह सकते हैं। ये दो तरह के गोनेडोट्रोपिन रिलीज कर रहे हैं, एलएच और एफएसएच। LH इज ल्यूटिनाइजिंग, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH काम करता है थीका इंटरना पे, जो कि क्या रिलीज कर रहा है? एंड्रोजन, और एंड्रोजन कन्वर्ट कर देता है ग्रैन्युलोसा के साथ मिलके ईस्ट्रोजन में। और ये ईस्ट्रोजन, ग्रैन्युलोसा के पास ऐसा क्या है जो ईस्ट्रोजन में बदल रहा है एंड्रोजन को? वो है एरोमेटेज एंजाइम्स। चलिए बच्चों, अब हम एक एक हार्मोन को पढ़ लेते हैं कि उसकी क्या ज़रूरत है और वो क्या काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों ईस्ट्रोजन से। आइए बच्चों, जब अब हम देखते हैं ज़रा ईस्ट्रोजन का क्या काम है। हम वन बाय वन एक एक चीज़ को पढ़ेंगे ताकि वो हमें यहाँ क्लियर होती जाए। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन हार्मोन बच्चों फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सबसे पहले तो इन्हें हैंडल करता है। ये फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, एक तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दूसरा फीमेल की जैसे हाई पिच वॉइस, एक पतली आवाज़ होना फीमेल की, तो हाई पिच वॉइस। और क्या मेंटेन करेगा ये? एडिपोजेस। एडिपोजेस मतलब फैट का एक्यूमुलेशन। ऐसे पर्टिकुलर एरिया जैसे कि बट्स हो गया, थाइज हो गए, हिप एरिया, इस एरिया में क्या होगा? फैट का एक्यूमुलेशन। तो ये एडिपोजेस करता है। एडिपोजेस मतलब फैट एक्यूमुलेशन। जैसे मेमोरी ग्लैंड्स की तरफ, थाई एरिया, इसके बाद बच्चों आपका जो ईस्ट्रोजन है वो क्या बनाने का काम करता है? एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है। एंडोमेट्रियम को फंक्शनल, जो आपका स्ट्रेटम बिजैलिस है उससे फंक्शनलिस की तरफ ले जाता है। तो एंडोमेट्रियम को बनाने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका ईस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम स्पेशली ये क्या कर रहा है? अगर देखा जाए तो स्ट्रेटम बिजैलिस से स्ट्रेटम फंक्शनलिस बनाने का काम कर रहा है, एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाने का काम कर रहा है। तो ये वर्क हमारा किसका हुआ बच्चों? ईस्ट्रोजन का हुआ। एक बार आप इसे देख लीजिए।
अब हम बात करते हैं बच्चों, ये जो ईस्ट्रोजन है, जैसे क्या करता है, अगर ईस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है तो वो क्या करता है, एलएच पर पॉजिटिव फीडबैक देता है। आपका ईस्ट्रोजन का अमाउंट अगर अच्छा है तो ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच पर। एलएच आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो उस पर ये क्या कौन सा काम करता है बच्चों, पॉजिटिव फीडबैक देने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर एलएच को पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो यहाँ पर कौन कौन से काम होंगे बच्चों, देखिए इसमें एलएच पे पॉजिटिव फीडबैक होने की वजह से ओव्यूलेशन होगा और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगी। क्या क्या काम होंगे, एक काम तो होगा ओव्यूलेशन और दूसरा काम क्या होगा बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगी। ये कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो कितने दिन के लिए मेंटेन होगी, ओनली फॉर 14 डेज। और ये कौन से हार्मोन रिलीज करती है, पी प्रोजेस्टेरोन, पी स्टैंड्स फॉर प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन आर रिलैक्सिन एंड लास्ट वन इनहिबिन। अब बच्चों हम एलएच की बात करें, एलएच क्या कर रहा है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी कि सब इसमें क्या होगा, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होगा। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो उसमें से क्या बाहर निकलेगा, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte जो निकलेगा वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो सेकेंडरी oocyte, किस में जाएगा बच्चों, वो जाएगा एम्पुला में। और वो एम्पुला में किसका वेट करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। ईस्ट्रोजन आपने समझ लिया, अब हम जरा एलएच को देख लेते हैं। एलएच में क्या क्या हुआ है, ओव्यूलेशन प्लस कॉर्पस ल्यूटियम बनी है। चलिए बच्चों जरा हम एलएच को देख लेते हैं एक बार। आइए अब हम देखते हैं एलएच। ईस्ट्रोजन का अमाउंट बच्चों, जब मैंने आपसे कहा है ग्रैन्युलोसा ज़्यादा ग्राफियन फॉलिकल्स में तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा, और ईस्ट्रोजन ज़्यादा है तो आपका एलएच अमाउंट पे कौन सा फीडबैक आएगा, पॉजिटिव फीडबैक आएगा। तो एलएच पे पॉजिटिव फीडबैक आने से दो काम हो रहे हैं, ओव्यूलेशन एंड कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आपकी कौन सी ग्लैंड है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है बच्चों, आपका प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या काम करता है बच्चों, ये क्या किस लिए ज़रूरत है, मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो नेचर है वो थर्मोजेनिक होता है, यानी कि ये अगर है तो इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि ये थर्मोजेनिक होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल बॉडी का जो टेम्परेचर है बच्चों वो इंक्रीज रहता है। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का काम यहाँ पर क्या है, ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की वॉल को क्या कर रहा है, बनाए रख रहा हुआ है। तो ये क्या है, मेंटेन द एंडोमेट्रियम वॉल। इस टाइम पे बच्चों अब हम कॉर्पस ल्यूटियम देख रहे हैं। कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। जो प्रोजेस्टेरोन है वो मेंटेन कर रहा है प्रेगनेंसी को, और मैंने आपको बताया इसका नेचर क्या है, थर्मोजेनिक है। ये क्या करता है, अगर प्रेगनेंसी है फीमेल को तो उसका टेम्परेचर हाई रहता है बिकॉज ऑफ इस
नेचर। ईस्ट्रोजन इस टाइम पर क्या करता है, एंडोमेट्रियम को ग्लैंड्यूलर कर देता है। यहाँ पर एंडोमेट्रियम ग्लैंड्यूलर है। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सिन करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम को रिलैक्स करने का काम करता है, और रिलैक्स करता है प्यूबिक एरिया। रिलैक्सेस द contraction of myometrium और रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये इसके दो काम हुए बच्चों। इनहिबिन, इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर। तो अब ये हुआ आपका कॉर्पस ल्यूटियम। अब आ जाइए आप ओव्यूलेशन पे। बच्चों जब ईस्ट्रोजन जो है अगर वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है किस पर, एलएच पर, तो एलएच सर्ज, क्या होगा, एलएच सर्ज। इस कंडीशन पे क्या होगा बच्चों, एलएच सर्च की कंडीशन में रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होगा और क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। ये सेकेंडरी oocyte चला जाएगा कहाँ, एम्पुला, और एम्पुला में ये किसका वेट करेगा, फॉर फर्टिलाइजेशन, वेटिंग फॉर फर्टिलाइजेशन। एक बार आप इसे ध्यान से देखिए बच्चों। आई होप बच्चों आपको सारे हार्मोन अब क्लियर होंगे। एलएच क्या करने वाला है, ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आपकी टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओनली फॉर 14 डेज ये मेंटेन होती है, और ये क्या बना रही है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करता है। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को और ग्लैंड्यूलर करेगा जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तब आपका रिलैक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम रिलैक्स कर रहा है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये रिलैक्स करता है किस एरिया को, प्यूबिक एरिया। इनहिबिन क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर। अब हम बात करेंगे बच्चों, जब हमने हार्मोन के सारे काम समझ लिए हैं, एक बात याद रखिएगा बच्चों, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन के लिए ईस्ट्रोजन जो है एक वॉल को बनाए रखने का काम कर रहा है। एंडोमेट्रियम को वॉल को बनाने वाला हार्मोन अगर ईस्ट्रोजन है तो उसको मेंटेन, उसको रोके रखने का, उसको सही रखने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। एक दीवार को बनाता है और दूसरा वाला उस वॉल को मेंटेन रखता है। अब हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को एनसीईआरटी में डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, तो अब हम उस डायग्राम को मेंटेन करेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए बच्चों, इसके इस तरीके से हम मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, ये है आपका एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, आपकी इनर वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्राइन वॉल है। उसके बाद यहाँ पर आपके आएंगे ओवेरीज हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। यहाँ पे आपके ओवेरियन फॉलिकल्स, और ये हैं आपके पिट्यूटरी हार्मोन। यहाँ हम काउंट करेंगे बच्चों डेज, डेज 1 to 5, उसके बाद 14 डे, फिर 28 डे। ये आपने 1 to 28 डे का एक बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से काम होने वाले हैं वो देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम यूट्रस की बात करते हैं।
यूट्रस में क्या होता है बच्चों? 1 to 5 डेज यूट्रस, यहाँ पर इस फेज को माना गया है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, इस फेज में क्या होगा? 1 to 5 डेज एंडोमेट्रियम की वॉल टूट रही है। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी समझेंगे हम, ये वॉल टूट रही है। तो एंडोमेट्रियम की वॉल जब टूट रही है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, यानी कि आपको क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। उसके बाद 6 to 13 डेज ये आपके होंगे प्रोलिफरेटिंग फेज। प्रोलिफरेटिंग फेज, ये वो फेज होगा जहां पर क्या होगा? एंडोमेट्रियम की वॉल बनेगी। ये वो फेज है जहां पे एंडोमेट्रियम की वॉल बनेगी वापस से। उसके बाद बच्चों आपका ये 14 डेज तक का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 15 to 28 डेज। 15 to 28 डेज ये आपका यूट्रस में वो फेज होगा जहां पे क्या होगा? सिक्रेटिंग फेज। इस फेज में एंडोमेट्रियम की वॉल ग्लैंड्यूलर होगी, दोबारा से मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि अब इसे क्या करना है? प्रिपेयर रहना है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। तो ये एंडोमेट्रियम वॉल वापस से बन जाएगी। तो आपको समझ में आया, यूट्रस में फर्स्ट 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग हो गई, वॉल टूट गई। 6 to 14 डेज तक क्या हुआ? एंडोमेट्रियम वापस से बनी। और 15 to 28 डेज सिक्रेटिंग फेज, जहाँ पर क्या बना? एंडोमेट्रियम की वॉल ग्लैंड्यूलर हो गई। ये हमने अभी यूट्रस में कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे ओवरी में। ओवरी में क्या क्या फॉलो हो रहा है बच्चों? फर्स्ट टू आपके फर्स्ट डे से 13 डेज तक ये जो फेज है फॉलिक्यूलर फेज है। कौन सा फेज है? फॉलिक्यूलर फेज। अभी हम ये इसको एक बार में नहीं समझ पाएंगे, हम नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा? फॉलिकल्स बनेंगे। 14 डेज में ओवरी में 14th डे ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? ओव्यूलेशन। एंड 15 to 28 डेज यहाँ पर अगर आपका फॉलिकुलर फेज 14 डे पे ओव्यूलेशन, 15 to 28 डेज यहाँ पर होगा ल्यूटियल फेज। यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगी। अब बच्चों जरा हम हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। जब बच्चों मैंने आपको बताया कि जब आपका ये फॉलिकुलर फेज यहाँ पर क्या है 14 डेज तक क्या बनना है? 13 तक 1 to 13 डेज तक फॉलिकल्स बनने हैं। तो फॉलिकल्स वाले पे जाएंगे हम। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी एंड ग्राइफियन फॉलिकल। ये आपका प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और अब आपका ग्राफियन फॉलिकल। ये आपका ग्राफियन फॉलिकल 13 डेज तक मेंटेन हो गया। और हमने यही आपको बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल में ग्रेन्युलोसास जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं और यहीं पर ईस्ट्रोजन की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक आपकी ईस्ट्रोजन की जो अमाउंट है बच्चों वो सबसे, अब हम हार्मोन पर पहुँच गए, ईस्ट्रोजन की अमाउंट सबसे ज़्यादा है। ये आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन। 14th डे ओव्यूलेशन, रप्चरिंग ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल। रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये ऊसाइड बाहर निकल जाएगा। सेकेंडरी ऊसाइड कहाँ जाएगा? एम्पुला में जाएगा। किसका वेट करेगा? फर्टिलाइजेशन होने का। ये सब होने के बाद आप बताइए बच्चों कि ये प्रोसीजर यहाँ तक हुआ, उसके बाद पीछे क्या रह जाता है आपका? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ से कॉर्पस हिमरहेजिकम, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स, ये आपका रह जाता है। यहाँ तक ये मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या मेंटेन कर रहा है आपका? PERI, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग और रिलैक्सिन और इनहिबिन हार्मोन। अब आपको बच्चों जब आपने 14 डेज तक ओव्यूलेशन की बात की
तो ओव्यूलेशन के साथ साथ मैंने आपको समझाया था, जब ईस्ट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा तो LH की अमाउंट भी ज़्यादा। तो 14 डेज पर ईस्ट्रोजन की अमाउंट सबसे हाईएस्ट है, वहाँ पर LH की अमाउंट भी पीक पर है। ठीक है बच्चों, ये LH भी आपका, ये रहा आपका ईस्ट्रोजन और यहाँ पर आपका LH। ठीक है बच्चों, अब आपके ये फॉलिकल मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन है आपका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फॉलिकल बनाने का काम कर रहे हैं। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे कि ये वाला फेज जहाँ तक आपकी क्या बननी थी, ओव्यूलेशन हो गया, ईस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है। अब आप प्रोजेस्टेरोन को देखिए बच्चों। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या मेंटेन करेगा? प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम करेगा। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कब ज़्यादा रहेगी? 14 डेज टू 28 डेज। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? वॉल को बनाए रखने का काम करेगा। वॉल को बनाता कौन है? एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाता है ईस्ट्रोजन, और उसे संभाले रखने का काम करता है आपका प्रोजेस्टेरोन। अब बच्चों ये चीज़ तो हमने डायग्राम से समझी है, अब हम इस सबको नोट्स में लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लें मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने दो चीज़ों में पढ़ी, यूट्रस एंड ओवरी। ओवरी से आपको पता है यूट्रस, और यूट्रस में इम्प्लांटेशन, और ओवरी से गैमेट्स बनेंगे। तो ये सबसे पहले यूट्रस में क्या हुआ, आपने 1 to 28 डेज का आपने यहाँ पर हिसाब लगाया है। तो फर्स्ट 5 डेज जो आपने यूट्रस के गिने हैं उसमें कौन कौन सी फेज आ रही है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम की वॉल टूटती है और क्या होती है? ब्लीडिंग। प्रोलिफरेटिंग फेज में 6 to 14 डेज जहाँ आप बात कर रहे हैं वहाँ पर एंडोमेट्रियम की वॉल बनती है दोबारा से। तो विजाइलिस टू फंक्शनैलिस जो आपका काम हो रहा है, फंक्शनैलिस बनती है। अब आप करेंगे सिक्रेटिंग फेज 15 to 28 डेज। ये जो फेज है एंडोमेट्रियम की वॉल मोर ग्लैंड्यूलर होती है, क्योंकि इसको प्रिपेयर रहना है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए या नए प्रोसीजर के लिए। ओवरी में क्या होता है? 1 to 13 डेज फॉलिकुलर वेज, फॉलिकल्स मेंटेन होते हैं। फॉलिकल्स को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का अमाउंट हम यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी एंड टर्शियरी टू ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में सबसे ज़्यादा ग्रेन्युलोसास की अमाउंट होती है, तो वहाँ पर ईस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा बनता है। जहाँ ईस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा बन रहा है वो LH को पॉजिटिव फीडबैक देता है। अब अगर LH को पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो LH का अमाउंट देख लीजिए आप ओव्यूलेशन पे हाईएस्ट। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये क्या करेगा? वॉल को बनाए संभाले रखने का काम करता है। तो जब बाद में एंडोमेट्रियम की वॉल ग्लैंड्यूलर हो गई है तो उसको संभाल के रखने का काम भी कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। ये आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर एक डायग्राम पे आपको कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके सभी फेजेस लिखेंगे, तब तक आप देख लीजिए बच्चों, इसको, इस डायग्राम को ढंग से एक बार देख लीजिए। आइए बच्चों, अब हम इवेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से इवेंट्स फॉलो होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इवेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन कौन से इवेंट्स बच्चों फॉलो हो रहे हैं जरा हम देखें। सबसे पहले प्री ओव्यूलेटरी इवेंट्स। ओव्यूलेशन से पहले, आप बिफोर 14 डेज बात कर रहे हैं। यहाँ पर यूट्रस में क्या हो रहा है और ओवरी में क्या हो रहा है, हम दो जगह ये बातें कर रहे हैं बच्चों। एक हम बात कर रहे हैं ओवरी में और दूसरा हम बात कर रहे हैं यूट्रस में। यूट्रस में सबसे पहले बच्चों आप ओवरी में देखिए, ओवरी में कौन सा फेज फॉलो हो रहा है? 1 to 13 डेज आपका फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज फॉलो हो रहा है?
फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या हो रहा था बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी एंड टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल मेंटेन हो रहा था। ग्राफियन फॉलिकल बनने तक किसकी अमाउंट ज़्यादा हो रही है बच्चों, ईस्ट्रोजन, बिकॉज सबसे ज़्यादा ग्रेन्युलोसा यहाँ पर, और जब मोर ग्रेन्युलोसा हैं तो ईस्ट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा। ठीक है, अब हम बात करें यूट्रस में। जब 1 to 13 डेज ओवरी में जब ये फॉलो हो रहा था तो वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पे 2 साइकिल फॉलो हो रही थी। एक तो 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन, और जो दूसरी साइकिल है वो कौन सा है, प्रोलिफरेटिंग फेज। तो 1 to 5 डेज आप क्या फॉलो कर रहे थे, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या हो रहा था, वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही थी। जब वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है तो बच्चों लॉस ऑफ ब्लड भी होता है, ब्लीडिंग होती है, बिकॉज कितना ब्लड चला जाता है, मैक्सिमम 30 to 40 ml लॉस होता है बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। प्रोलिफरेटिंग फेज 6 to 13 की आप बात कर रहे हैं, प्रोलिफरेटिंग फेज। इसमें क्या होगा बच्चों, प्रोलिफरेटिंग फेज में एंडोमेट्रियम वॉल वापस से बनेगी, रीजनरेटिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। ये हुआ हमारा प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब हम करेंगे बच्चों ओव्यूलेटरी फेज। क्या होता है ओव्यूलेटरी फेज में, आइए देखते हैं। आई थिंक यू हैव डन विद दिस। सो स्टार्ट करते हैं आपका ओव्यूलेटरी फेज। फर्स्ट इवेंट आप कर चुके हैं, सेकेंड इवेंट पे पहुंचिए। आपका सेकेंड इज ओव्यूलेटरी फेज। ये वो फेज है जिसमें क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। 14 डे की बात हो रही है, यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा, LH सर्ज होगा। तो ये कौन सा फेज है, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कौन रिलीज होगा, LH सर्ज होगा कि ईस्ट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा। देन LH पर पॉजिटिव फीडबैक, LH पर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो LH सर्ज होगा। और क्या होगा, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, एम्पुला में जाएगा और किसका वेट करेगा, फॉर फर्टिलाइजेशन। अब हम थर्ड इवेंट पे आते हैं। थर्ड इवेंट है आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसमें भी आप क्या क्या करेंगे, ओवरी एंड यूट्रस की बात करेंगे। उसमें क्या था, यूट्रस में लास्ट फेज आपका सिक्रेटरी फेज था और ओवरी में आपका कॉर्पस ल्यूटियम। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं ओवरी। इसको मैं रब कर देती हूँ बच्चों क्योंकि हमें आगे इसमें बहुत लेंदी देखना है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को देखते हैं हम। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये आपका ओवरी में और ये आपका यूटेरस में। यूटेरस में कौन सा है, सिक्रेटरी फेज है।
इस फेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम आपकी 15 to 28 क्या 28 डेज क्या होगी, ग्लैंड्यूलर। ठीक है, ये मोर ग्लैंड्यूलर हो जाएगी और क्या करेगी, सपोर्ट करेगी प्रेगनेंसी को। अब आप आ जाइए ओवरी में। ओवरी में क्या क्या फेज फॉलो हो रहे होते हैं बच्चों, 15 to 28 डेज में आपका कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा। क्या मेंटेन होगा बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि इस फेज को ही आप कह रहे हैं ल्यूटियल फेज। इस फेज में क्या मेंटेन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे आपके कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको आप कह रहे हैं, कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, आपके 4 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। अब ये जो चारों हार्मोन में से अब आपकी मैं प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की बात करती हूँ बच्चों। जो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है ये किस तरीके से काम करेंगे, देखिए ये आपका LH कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आपका हार्मोन रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। अभी मैं उनकी रिलैक्सिन और इनहिबिन की बात नहीं कर रही हूँ, अभी यहाँ पर ईस्ट्रोजन। बच्चों जब प्रेगनेंसी मेंटेन, या तो फर्टिलाइजेशन हो या नहीं हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब क्या कंडीशन होगी, और फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है तब क्या होगा, तो क्या कंडीशन होगी। सोचिए फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, जब एब्सेंट है तो प्रेगनेंसी का तो बात ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है तो क्या होगा, जब एब्सेंट है तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन इस पर नेगेटिव फीडबैक देंगी। जब नेगेटिव फीडबैक देंगी तो LH जो होगा वो नो वर्किंग रहेगा, कोई काम का नहीं। देन ये कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं मेंटेन होगी। जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं हो रही है, LH वर्किंग नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं और ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से नो प्रेगनेंसी, एंड नो, फिर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग होगी। अब हम अगर बात करें कि मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सपोज दैट फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। जब अब बच्चों हम यूट्रस वाला पोर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ अभी ल्यूटियल फेज पढ़ रहे हैं। यूट्रस वाला मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उससे मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी। तो बच्चों अगर मान लीजिए आपके इसी फेज में फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, ओवरी में, ओवरी वाले फेज में, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रेगनेंसी होगी उसके लिए क्या है, जो प्रोजेस्टेरोन और आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन है, P और E आप समझ जाइएगा बच्चा, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन ये क्या देंगे, ये अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि LH पे तो नेगेटिव फीडबैक है, उसने काम करना बंद कर दिया, वो नो प्रेगनेंसी के काम कर रहा है। अब क्या होगा, LH की एब्सेंस में यहाँ पर क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन क्या करता है, आपका ब्लास्टूला आने वाला है यहाँ पे। ये ब्लास्टूला एक हार्मोन रिलीज करता है HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन बच्चों क्या करता है, HCG हार्मोन LH की मिमिक्री करता है। जो काम अब LH कर रहा था ना, वो सारे काम अब HCG करता है। LH क्या कर रहा था, वही कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कर रहा था, तो वो काम अब कौन करेगा, आपका HCG करेगा। HCG प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा,
बनाए रखने का काम करेगा। वो HCG किसकी मिमिक्री कर रहा है इस टाइम, जब आपका कौन सा हार्मोन प्रेजेंट नहीं है, इस टाइम आपका LH काम नहीं कर रहा है, क्योंकि LH पे तो नेगेटिव फीडबैक दे ही हुआ है ना प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन ने। तो अब फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है तो क्या होगा, तब क्या होगा, HCG मेंटेन रखेगा किसको, प्रेगनेंसी को। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही ये है प्रेगनेंसी हुई है, अकर्स का मतलब मेंटेन प्रेगनेंसी। और ये मेंटेन प्रेगनेंसी को कर रहा है तो ब्लीडिंग का तो क्वेश्चन ही नहीं है, नो ब्लीडिंग। तो बच्चों ये इवेंट्स अकर्स होते हैं प्री ओव्यूलेटरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी फेज, जब आपका मेंस्ट्रुअल, ये आपका पूरे इस साइकिल में, जब आपको NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 जगह फेज फॉलो हो रहे होते हैं, एक यूट्रस में, एक ओवरी में। तो जो जो फेज होने हैं वो आपके सामने है। फर्टिलाइजेशन अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, आपको पता है ये नेगेटिव फीडबैक देंगे, LH जाएगा, LH चला गया तो कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम से नो प्रेगनेंसी एंड नो ब्लीडिंग। वो ब्लीडिंग होगी, प्रेगनेंसी होगी नहीं बट ब्लीडिंग होगी। जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, प्रेगनेंसी के फुल चांस हैं, वहाँ पर क्या होगा, ब्लास्टुला, फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ब्लास्टुला अपने पास है, ब्लास्टुला क्या करेगा, HCG हार्मोन रिलीज करेगा। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात, HCG कहाँ से आया, ब्लास्टुला से। ब्लास्टुला ही क्यों बना, बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम कर रहा है। तो LH की जगह कौन सा हार्मोन है जो एज इट इज LH की जगह काम कर रहा है, वो कौन सा है आपका, HCG। यहाँ पर ये क्वेश्चन मेंटेन होता है, इसको आपको करना है। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस पर जरा देख लें हम बात, यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन फॉलो हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें बच्चों, वो कौन सा है, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं मेंस्ट्रुएशन के, ओव्यूलेशन से आप नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे। डेज ऑफ ओव्यूलेशन, number of menstrual cycle, MC menstrual cycle -14। तो अगर हम एक क्वेश्चन लिखें यहाँ पर, इफ द डेज ऑफ menstrual cycle, if the days of menstrual cycle 28 days in menstrual cycle, then calculate the ovulation day, then calculate the day of ovulation। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप 28 में से लेस कर देंगे 14, तो आंसर आ जाएगा आपका 14 डे, ओव्यूलेशन का डे 14। अब यहाँ पर आपको नंबर चेंज करके क्वेश्चन मिल सकता है, 28 की जगह 29, 30, तो आपको क्या करना है, बस -14 करना है, यहाँ से -14 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपकी बात करें, अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका HCG क्या है, जो क्या करने वाला है, कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बच्चों मार्केट में प्रेगा न्यूज़ वगैरह जो प्रेगनेंसी के को कंफर्म देने वाले किट आते हैं, वो किट किस पर बेस होते हैं, HCG पर।
इस ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पर बेस्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा, कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आपको स्टार पॉइंट अगर यहाँ से मैं निकाल के बताऊं तो वो क्या है आपका, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। एंड ईस्ट्रोजन। तो ये क्या है बच्चों, प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसकी तरफ, GnRH, LH और FSH। ना तो फिर ओव्यूलेशन होगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या होगा बच्चों, इस किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ फीमेल, क्योंकि प्रेग्नेंट है। अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन चल रही है तो ये दोनों हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देंगे किस पे, GnRH, LH, FSH। इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, प्रेगनेंसी के टाइम तक फीमेल को क्या नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नो ओव्यूलेशन एंड नो फर्टिलाइजेशन एंड नो ब्लीडिंग। तो जब तक प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीडिंग क्यों नहीं होती, उसका कारण है ये दोनों किस पर नेगेटिव फीडबैक देते हैं, इन 3 हार्मोन्स पर। तो प्रेगनेंसी पर फीमेल को मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं आते, ये उसका आंसर है कि प्रेगनेंसी पर फीमेल को मेंस्ट्रुएशन इसलिए नहीं होता है। आपका रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन, जो रिलैक्स करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम को, और सर्विक्स एरिया इसको रिलैक्स करने का काम करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्स सर्विक्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये कुछ ऐसे स्टार पॉइंट्स है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इससे निकल कर आते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है वो कैसे नेगेटिव फीडबैक अगर देते हैं तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन को जो नेचर है वो कैसा है, थर्मोजेनिक है। प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल का टेम्परेचर हाई क्यों रहता है, उसके थोड़ा बढ़ा रहता है बॉडी का नॉर्मल से, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का जो नेचर है वो भी कैसा ही है, थर्मोजेनिक है। आई होप बच्चों ये पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और ईस्ट्रोजन बच्चों, ईस्ट्रोजन का जो वर्क है आपको वो सबसे ज़्यादा याद रखना है। ईस्ट्रोजन सेकेंडरी फीमेल के कैरेक्टर मेंटेन करता है, एडिपोसिस को मेंटेन रखता है। एडिपोसिस मतलब फीमेल के जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, जैसे मेमरी ग्लैंड हो गया, थाइज हो गया, ये एरिया पे। तो ईस्ट्रोजन का काम ये है। ईस्ट्रोजन इसको और एंडोमेट्रियम की वॉल को कौन बनाता है, ईस्ट्रोजन। संभाल के कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आई होप बच्चों आपको ये ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसके सारे क्वेश्चंस यहीं क्लियर हो गए होंगे। और आपको बच्चों अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों आप नेक्स्ट वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।